हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 8 के इतिहास का भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 2 का 7वां चैप्टर उसमें दिया हुआ है, 7, 8, 9, 10। तो उसमें 7वां चैप्टर है बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री के मालिक। पहले भाग में हमने 2 चैप्टर देख चुके हैं। दूसरा चैप्टर था व्यापार से साम्राज्यता, कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक हितों की रक्षा करते हुए और पूरे भारतीय भूभाग पर वो कब्जा कर लेती है, और फिर धीरे धीरे व्यापार का ढांचा बदल जाता है। और फिर 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में चीज़ें खरीदती थी और फिर उन्हें यूरोप और इंग्लैंड में ले जा करके भारत से ज़्यादा मुनाफे में बेचती थी, और इस तरीके से उसे ज़्यादा लाभ होता था। तो अब उसी के आगे का चैप्टर है, यानी कि 6 तक उसमें है और 7 से दूसरे भाग में स्टार्ट है। तो इसमें हम देखेंगे बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री के मालिक कौन कौन होते थे। यहाँ पे दिया हुआ है 17वीं सदी में सूरत बंदरगाह पे व्यापारिक जहाज। कह रहा है भारत के पश्चिम तट पे गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। यानी कि जो बंदरगाह थे सूरत के, वो हिंद महासागर के रास्ते होने वाले जो व्यापार थे, सबसे महत्वपूर्ण व्यापार था कौन सा? सूरत। डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं सदी की शुरुआत में इस बंगाल का इस्तेमाल करने लगे और 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा था। किराए की इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा और इस्पात उद्योग और इन दोनों उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगर और उद्योगों की दशा क्या थी, और आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण थे। सूती कपड़े के मशीनरी उत्पाद ने 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। किसे? ब्रिटेन को। और 1850 के दशक में जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। यानी कि जब वहाँ पे लोहा और इस्पात दोनों पनपने लगे, यानी वहाँ पे उत्पन्न होने लगे, तो दुनिया का वो कारखाना कहलाने लगा। कौन? ब्रिटेन। ब्रिटेन ने औद्योगिकरण और भारत का ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। आप अध्याय 2 में भी देख चुके हैं कि किस तरीके से इंडिया कंपनी व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जे हुए और किस तरह व्यापार का ढांचा बदल गया। और फिर 8वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीजें खरीदती और उन्हें इंग्लैंड और यूरोप में ले जाकर के बेचती थी, और इसी क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा भी होता था। और फिर जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहाँ के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे, और इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाजारों में आने लगा, और इससे भारतीय शिल्पों और उद्योगों पर किस तरह के असर पड़े, प्रस्तुत अध्याय में हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। यानी कि जैसे जैसे ब्रिटेन यूरोप भारत से व्यापार करने लगा, फिर यहाँ की चीजें सस्ते दामों पर खरीद करके अपने यहाँ भारी मुनाफे में बेचते थे, तो यहाँ के जो शिल्पकार थे और उद्योग वाले व्यक्ति थे उन पर बहुत गहरा असर पड़ रहा था। पॉइंट है भारतीय कपड़े और विश्व बाजार। कह कि आइए पहले कपड़े उत्पादन पे नजर डालें। यह चित्र दिखाया गया है, यह पटोला बुनाई है जो 19वीं सदी के मध्य में था। पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी, और इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार भी था, और वहाँ के स्थायी बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गया था। कहा कि बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। यानी कि जो कपड़ा उत्पादन था बंगाल में वो बहुत ज्यादा था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीकी कारीगरों के लिए दुनिया भर में मशहूर थे, और दक्षिण पूर्वी एशिया यानी कि जामा, सुमात्रा और पेनांग तथा पश्चिमी और मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी, और इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के
हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों आज भी जिंदा हैं और ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनके अर्थ जानना बड़ा मजेदार है। करके शब्दों में इतिहास छिपा है। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक ही सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था और इसी प्रकार आधार पर भी बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन यानी कि मलमल कहने लगे और जल्द ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। यानी कि ये शब्दों से चीजें, देखिए हम मलमल के कपड़े जानते हैं लेकिन इसका शब्द है मसलिन, मसलिन से ही मलमल बना है। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिम भारत में केरल के तट पर काली कट में डेरा डाला था। हमें पता भी है कि केरल मसालों का प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी ले गए और काली कट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे और बाद में इसी तरह सूती के कपड़े को कैलिको कहा जाने लगा। यानी कि काली कट से निकला और फिर सूती कपड़े को कैलिको कहा जाने लगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाजारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। चित्र 3 में आप एक ऑर्डर बुक पन्ना देख सकते हैं जिसे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था और वहीं के मुताबिक उस साल कपड़े में 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला था। यदि आप इसी वही के पन्नों को पलटते तो आपको पता चलता उसमें सूती और रेशमी कपड़े की 98 किस्मों का जिक्र किया गया है और यूरोपीय व्यापारियों ने पीस गुड्स कहते थे जो आमतौर पे 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। यानी कि ये वही चित्र है, 1.7.3 का ही चित्र ही है, तीसरा चित्र जो एक ऑर्डर का पन्ना है। करा कि आइए अब इसी वही में दी गई विभिन्न किस्मों के नामों को देखें। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया था उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हें ये व्यापारी छेड्स, कोसा या खस्सा और बंडाना कहते थे। यानी कि जो छेड्स, कोसा और बंडाना थे इन कपड़ों में शामिल थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी का छीट शब्द कहाँ से आया है? जी हाँ, यह हिंदी के छींट शब्द से आया है। यानी कि जो हम छींट कहते हैं अंग्रेजी उसे शीट्स कहते थे। हमारे यहाँ छींट रंगीन फूल पत्ती वाले छोटे छापे के कपड़े को कहा जाता है और 1660 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी और आकर्षक फूल पत्ती, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक तरह की रुतबा था। यानी कि सस्ता भी था, लोग इसे हर कोई इसे आसानी से ले भी सकता था, इसीलिए इसका बड़ा ही बोलबाला था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी। बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता था। यह सब हिंदी के बांधना शब्द से बना था। इस श्रेणी में चटक रंगों वाले ऐसी बहुत सारी किस्में थे, कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंग साजी की विधियों से ही बनाया जाता था। वही में कई दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र किया गया है जिसका नाम उनके जन्मस्थान के अनुसार लिखा गया है। कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे। ये चित्र दिखाया गया है, देखिए ये मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बारीकी कपड़े छपाई यानी कि छेट 19वीं सदी के मध्य की बात है। यह इराक और यूरोप की निर्यात होने वाली छेट या बढ़िया उदाहरण है। ये भी एक प्रकार का जो हम इस समय बांधनी कहते हैं, जो कपड़ों को बांध करके कलर किया जाता है, वो बंडाना डिजाइन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। यानी कि यहाँ के बीच में हम कोई चीज बांध दें तो वो अलग कलर से अलग हो जाता है, 2 कलर में हम लोगों ने किया भी है।
कपड़े की मदद से गुजरी थी लकीर को देखें। आप जानते हैं कि यह क्यों है? दरअसल इस ओढ़नी में 2 बांध कर रखे गए हैं, रंगे गए हैं और रेशमी कपड़े के टुकड़ों को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे में सी दिया गया है। और बंडाना शैली के कपड़े अधिकांश राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते हैं। यानी कि इस समय हम इसको बांधनी कहते हैं, बांधनी कलर का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में हम यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़ों का देखेंगे कि किस तरीके से यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़ों की मांग कैसे होती थी। इस पार्ट में बस इतना ही। धन्यवाद।